तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? सारे के सारे आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भोकाल अकेडमी में। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम सेकंड चैप्टर कवर करेंगे अपना, और जो कि हमारा कुछ हद तक कंप्लीट हो गया था। और हम सीमेंट की निर्दोषताएं से स्टार्ट करना था हमको, ठीक है। सीमेंट की लास्ट टॉपिक हमारा था वही सीमेंट का अंतिम जमाव काल, ठीक है, फाइनल इनिशियल टाइम टेस्ट, ठीक है। तो अब हमको करना है क्या? अब हमको करना है सीमेंट की निर्दोषताएं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सीमेंट की निर्दोषताएं में सीमेंट के सख्त होने के बाद अपने आकार को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठोस होने के बाद कई बार सीमेंट में फैलाव देखा जाता है, जिससे उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और यह सीधे तौर पर कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी पर असर डालता है। सीमेंट के ठोस होने के बाद उसके आयतन को बनाए रखने की क्षमता को हम साउंडनेस कहते हैं। क्या? निर्दोषता या साउंडनेस कहते हैं, ठीक है। हाँ, निर्माण कार्यों में होने वाले सीमेंट के इस्तेमाल से पहले उसके इस साउंडनेस के गुण को मापना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए ये यंत्र होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये यंत्र होता है, जो कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन फंसे तो आप ये यंत्र जरूर बना के आएं अपना, तो काफ़ी हद तक नंबर मिल जाएंगे आपको। चलिए अब न्यू हेडिंग लगाइए, साउंड ड्यू टू फ्री लाइम। लाइम मतलब कि चूना, ठीक है। यह परीक्षण ली चैटलीदार उपकरण की सहायता से करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ली चैटलियर उपकरण स्प्रिंग ब्रास से बना हुआ 30 mm ऊंचाई और 30 mm व्यास वाला सिलेंडर उपकरण है, जिससे 0.5 mm की स्लिप्ट थोड़ा ये लिखने में प्रॉब्लम हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप लोग सेलेक्ट कर लें वहाँ, ठीक है। SLIPT और स्लिप्ट से लगी दो समांतर भुजाएं होती हैं, जिसकी लंबाई 165 mm होती है, ठीक है। और उपकरण के दीवार की मोटाई 0.5 mm होती है, ठीक। ली चैटलियर का जो उपकरण है स्प्रिंग ब्रास का, उसकी लंबाई 30 mm होती है और व्यास 30 mm होता है, ठीक है। ऊंचाई भी 30 mm होती है, और उसकी जो स्लिप्ट से लगी दो समांतर भुजाएं होती हैं, जिसकी लंबाई 165 mm और उपकरण की मोटाई 0.5 mm, ठीक है। इसके मेथड देख लो भैया, मेथड इसको बनाने के। इस परीक्षण के लिए 500 ग्राम सीमेंट का प्रतिदर्श ले लेते हैं, मतलब कि प्रतिदर्श मतलब कि दर एक तरीके से, ठीक है। जब भी हम बनाते हैं तो प्रतिदर्श का मतलब हर बार 500 ग्राम लेते हैं सीमेंट, ठीक है। 12 जगहों से, और यदि सीमेंट ढेर में है तो 12 जगहों से, और यदि सीमेंट बोरियों में है तो किसी भी 12 बोरियों से लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट डालिए इसमें। अब इस सीमेंट का सैंपल में मानक सुसंजनता 0.78 पास्कल पानी मिलाकर एक समान मिश्रण तैयार करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट डालिए। अब मिश्रण को ली चैटली उपकरण के सांचे में भर देते हैं, और उपकरण में तली शीट्स पर एक दो अपारगम्य कांच की प्लेट रख देते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लगा लीजिएगा। अब उपकरण को पूरे असेंबली टोटल मटेरियल अपार्ट्स के सहित कम से कम 24 आवर्स के लिए 27 से 30 डिग्री ताप वाले जल में रख देते हैं, ठीक है। ये अगला पॉइंट लिखिए। 24 घंटे बाद पूरी असेंबली को बाहर निकालकर एक ऐसे जल में रखते हैं जिसका ताप कुछ इस तरह बढ़ाया जा रहा है कि 25 से 30 मिनट में बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, ठीक है। उपकरण को पूरी असेंबली सहित जल में 3 घंटे तक रखते हैं, और उसके बाद पुनः उपकरण को बाहर निकाल कर उसकी भुजाओं में आए विक्षेप को माप लेते हैं, ठीक है। और माना यह विक्षेप
है जो उसको हम क्या मान सकते हैं, विक्षेप का जो सूत्र होता है ये होता है हमारा d2 - d1। ठीक है, नोट बना लीजिएगा एक आप लोग, और उसमें सभी जो भी बताता हूँ पढ़ाता हूँ डेली आपको, वो नोट्स ज़रूर बनाते चलें, उसमें नोट कर लें। और एक नोट और लिख लें इसमें, नोट फर्स्ट डाल के, ओपीसी के लिए प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था उपकरण की भुजाओं आया विक्षेप 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा डालिए आप, पीपीसी पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट और आरएचसी के लिए यह मान 10 mm से नहीं अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा डालिए, सुपर सेलेक्टेड एंड एल्यूमिनियम सीमेंट के लिए भी यह मान 5 mm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, एग्रीगेट्स का। क्या, एग्रीगेट्स का क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण रहेगा वो चार आधारों पर रहेगा, स्रोत के आधार पर और साइड शेप एंड के आधार पर, आकार के आधार पर, भार के आधार पर। ठीक है, ये चार हैं, इनके आधार पे हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा किसका, एग्रीगेट्स का। चलिए, सबसे पहले देख लेंगे हम लोग क्या, स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण रहेगा वो हमारे दो प्रकार का रहेगा, प्राकृतिक मिलावा और कृत्रिम मिलावा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे प्राकृतिक मिलावा, जिसमें नदी नालों की तली खदानों से प्राकृतिक रूप से मिलावा प्राकृतिक मिलावा कहलाता है। साधारण प्राकृतिक मिलावा चट्टानों को तोड़कर या पत्थरों की कैल्शियम कर प्राप्त किया जाता है। नोट लिख लो उसमें एक आप, प्राकृतिक मिलावा में इसमें लिखिए, नदी नालों से प्राप्त मिलावा उत्तम गुणवत्ता वाला हो सकता है, परंतु समुद्र की नली से प्राप्त मिलावा उत्तम गुणवत्ता का नहीं होता है। ठीक है, कंक्रीट के लिए ये समुद्र का जो नदी नालों से होता है वो तो ठीक होता है, बट समुद्र का जो जल होता है ना, वो इसके लिए सही नहीं होता है। ठीक है, मिलावा समुद्र का जो मिलावा उसके लिए, कंक्रीट के लिए लाभदायक नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, उत्तम गुणवत्ता वाला प्राकृतिक मिलावा ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, बेसाल्ट ट्रैम्प जैसे पत्थरों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम मिलावा क्या होता है, ईंट की रोड़ी, फॉर्म्ड स्लैग, रॉ डस्ट, फ्लाइस इत्यादि प्रकार के मिलावे आर्टिफिशियल एग्रीगेट कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, ब्रिक बेसाल्ट है, बेलास्ट लिख गया यहाँ, बेसाल्ट है, ब्रिक बेसाल्ट हाई स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट इस प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में उपयोग नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसके रंध्रमय होने के कारण यह नमी रोकती है। नमी लिख लेना यहाँ आप नमी कर लेना। ठीक है, और यहाँ बेसाल्ट कर लेना, समझे। नहीं, नमी सोखती है, जिससे स्टील बार में कोरोजन हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं किसके आधार पे, माप के आधार पर। माप के आधार पर भी भाई 2 से 3 प्रकार के बीच बांटा गया है। पहला देख लेंगे महीन मिलावा। महीन मिलावा क्या है, ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग ISC 4.7 mm से पास हो जाए, लेकिन 75 म्यू की सीव पर एक जाए, फाइन एग्रीगेट कहलाता है। मतलब फाइन मतलब कि महीन एग्रीगेट कहलाता है। ठीक है, इसमें नोट पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग। IS 383 के अनुसार किसी भी फाइन एग्रीगेट को देखो हम महीन मिलावा कहते हैं। ठीक है, फाइन एग्रीगेट में 10% तक पार्टिकल 4.7 mm से बड़े हो सकते हैं और इनकी माप 4.75 mm से लेकर 10 mm तक हो सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगला पॉइंट लिखें इसमें, सामान्यतः महीन मिलावा के रूप में हम बालू का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, बालू को हमने 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, और ये 4 प्रकार से देख लो। फर्स्ट जोन में देखो कॉल्ड सैंड रहेगा, मतलब कि क्या, मोटा बालू। ठीक है, ये इसकी जो शेप एंड साइज रहेगा तो 2 mm से 4.75 mm तक रहेगा। ठीक है, सेकेंड मीडियम सैंड क्या रहेगा, 0.425 से 2 mm। ठीक है, थर्ड में फाइन सैंड क्या रहेगा, महीन बालू 0.075 से 0.425 तक। ठीक है, और वेरी फाइन मतलब कि बहुत से बहुत बहुत बहुत
महीन बालू कितनी रहेगी? 0.075 mm से भी छोटी, ठीक है, इससे भी छोटी क्या कहलाएगी? बहुत महीन बालू, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा, महीन मिलावा। क्या महीन मिलावा? हेडिंग लगा लीजिएगा, महीन मिलावा। ऐसा एग्रीगेट जैसे ISC 4.75 mm से चलाया जाए तो मिलावे का कम से कम 90% भाग चालनी पर रुक जाए, इसे हम कॉल्ड एग्रीगेट कहते हैं। न वो चालनी क्या होता है? चालनी होता है आटा छानने वाली चालनी, ठीक है, उसे चालनी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें बालू छानेंगे, जो बड़े कण रहेंगे 90% से ऊपर के, वह भाग रुक जाएगा और जो महीन रहेंगे वो निकल जाएगा चालनी से के द्वारा नीचे, ठीक है। अब देख लें आप क्या ऑल इन वन एग्रीगेट्स, ठीक है। इसमें हेडिंग लगा लीजिएगा, ऑल इन वन एग्रीगेट्स। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में थोड़ा थोड़ा कवर करवाते जा रहे हैं, जिससे कि सबको समझ में आता चले, ठीक है। हाँ, ऐसा मिलावा जिसमें कॉल्ड और फाइन दोनों एग्रीगेट्स उपलब्ध हों, एक उचित अनुपात में मिक्स्ड ऑल इन वन एग्रीगेट कहलाता है, ठीक है। आकार के आधार पर मिलावा का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया गया है 4 भागों में। दो, गोल मिलावा, आंशिक गोल या अनियमित मिलावा, नुकीला या कोणीय मिलावा, चपटा या पथरिल मिलावा। क्या? पथरिल, चपटा या पथरिल मिलावा। चलिए गोल मिलावा पढ़ेंगे, तो हम गोल मिलावा में क्या लिखेंगे? हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले, गोल मिलावा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट के साथ बढ़ते हैं आगे। इस एग्रीगेट्स के पार्टिकल गोलाकार होते हैं, ठीक है, सही बात है भाई। सेकंड पॉइंट लिखिए, गोलाकार पार्टिकल में बॉइड्स का मतलब होता है रिक्त स्थान। क्या? बॉइड्स की जगह आप रिक्त स्थान भी लिख सकते हैं। इस पार्टिकल में बॉइड्स का प्रतिशत न्यूनतम 32 से 33% होता है। तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, इसके आयतन एवं सतही क्षेत्रफल का अनुपात भी न्यूनतम होता है। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, इनमें लुब्रिकेशन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। पाँचवा लिख सकते हैं, इससे बनी कंक्रीट की सुकार्यता अच्छी होती है। छठवां, इसके कड़ों में इंटरलॉकिंग कम होता है, मतलब कि इंटरलॉकिंग कम होता है इसमें, ठीक है। इसलिए हाई स्ट्रेंथ के लिए राउंड एग्रीगेट अच्छा नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लो, नदी एवं समुद्र तट पर मिलाने वाली बल क्या कहलाता है? हमारा वो गोल मिलावा, ठीक है। देखिए अब हेडिंग लगाइए, आंशिक गोला मिलावा, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट के साथ, इस एग्रीगेट के कण पार्टिकली राउंड होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इनके पार्टिकल में बॉइड्स का प्रतिशत 35 से 38% होता है। बॉइड्स का मतलब अभी बता चुके हैं आपको, कई बार रिक्त स्थान होता है बॉइड्स का मतलब, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, इसमें राउंड एग्रीगेट की तुलना में लुब्रिकेशन के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। अगर राइटिंग समझ में नहीं आती, इसीलिए हम आपको बोल बोल के बताते जा रहे हैं कि आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप सुन सकते हैं एक एक से चीज़, ठीक है। अगला पॉइंट 5 में लिखिए, फिर भी इसे हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल, गड्ढों से निकाली गई वायु या बजरी, ठीक है, वायु नहीं सॉरी बालू, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, इसमें थर्ड हेडिंग लगाइए, नुकीला या कोणीय मिलावट, ठीक है। इस एग्रीगेट के कण किनारों वाले राउंड सरफेस वाले होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, बॉइड्स का प्रतिशत काफ़ी अधिक होता है, 38 से 45% तक, ठीक है। इसे लुब्रिकेशन के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। चौथा पॉइंट, इसमें कंक्रीट की सुकार्यता भी कम होती है, ठीक है। पाँचवा पॉइंट, इस एग्रीगेट्स में इंटरलॉकिंग उत्तम होता है। छठवां पॉइंट, इसलिए हाई स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट में एंगुलर एग्रीगेट्स को बाध्यता दी जाती है, ठीक है। डी, चपटा या पथरिल कण, ठीक है, चपटा या पथरिल कण, जब किसी कण की न्यूनतम माप उसकी औसत माप के 3/5 से कम है तो वह चपटा कण कहलाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, इसमें पार्टिकली, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, जिसने भी नोट्स बनाए हैं उसे नोट्स में प्रॉब्लम हो गया होगा तो या गलती से लिख गया होगा, तो बट सॉरी उसके लिए। मैं आपको इसीलिए सभी चीज़ें बताते जा रहा हूँ कि यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, तो यहाँ आप पार्टिकल कर लें। पार्टिकल का औसत
माप पार्टिकल का औसत माप उन दो सीव साइज का औसत है जिन एक पर से कण पास हो जाता है, ठीक है, लेकिन दूसरी पर रुक जाता है। एग्जाम्पल, यदि कण 220 mm की सीव के पास हो जाए, ठीक है, लेकिन 15 mm माप की सीव पर रुक जाता है, तो कण का औसत 20 + 15/2 मतलब कि 17.5 होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, इसमें पार्टिकल यदि कोई भी साइड 10.5 mm से कम है, यह कण भी प्रतिल कण कहलाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होती है, लंबोत्तरा। लंबोत्तरा देख लो, ये छोटा सा पॉइंट है। यदि कण की लंबाई इसके औसत माप के 9/5 भाग से अधिक है, तो यह एल्यूजेशन एग्रीगेट कहलाएगा, मतलब कि लंबोत्तरा कहलाएगा, ठीक है। मिलावे के अभिलक्षण, क्या मिलावे के अभिलक्षण देख लो। मिलावे के अभिलक्षण, उत्तम क्वालिटी के कंक्रीट प्राप्त करने के लिए अच्छी क्वालिटी के सीमेंट के साथ साथ अच्छी क्वालिटी का मिलावट भी डालना पड़ता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, एग्रीगेट ठोस, भारी, रंध्रहीन, साफ, सामर्थ्यवान एवं वांछित माप एवं आकार वाला होता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, एग्रीगेट में कोई भी ऐसे हानिकारक पदार्थ नहीं होना चाहिए जो सीमेंट से क्रिया करके कंक्रीट दोष उत्पन्न करें, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है, ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लिखें नोट इसके लिए, ठीक है। कंक्रीट में दरारें एवं कंक्रीट का फूलना, नरम पड़ जाना इत्यादि दोषपूर्ण मिलाने के प्रयोग से हो सकते हैं, ठीक है। अब हेडिंग लगा लीजिए, क्या संगठन। फर्स्ट, एग्रीगेट की रचना उत्तम खनिज से होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, नए एग्रीगेट का जो प्रयोग करने से पहले प्रयोगशाला लैब में इनकी उपयुक्तता की जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ी भी नॉइज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो बट इस टाइम थोड़ा देख लें, अभी एडजस्ट कर लें, बट मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नॉइज़ आ रही है, थोड़ी बहुत ही आ रही है, वो थोड़ा घर में बच्चे भी रहते हैं तो उनको भी देखना पड़ता है ना, तो इस वजह से थोड़ा उनका नॉइस आ रहा है, बट उन बच्चे हैं, उनसे कुछ नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हैं आप, मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। तो आगे बढ़िए टॉपिक में, कणों का आकार हेडिंग लगा लीजिएगा। इसमें लिखिए, गोल पार्टिकल वाले एग्रीगेट्स में इंटरलॉकिंग नहीं होता है, जिसके कारण कंक्रीट में पार्टिकल के बीच बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। सेकंड पॉइंट लिखिए, एंगुलर पार्टिकल वाले एग्रीगेट का इंटरलॉकिंग अच्छा होता है, इसलिए बाध्यता इनको दिया जाता है। सतही गठन, ये हेडिंग लगाइए अब आप लोग, सतही गठन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एग्रीगेट के टीजर का कंक्रीट की सामर्थ्य अपेक्षा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पर अधिक प्रभाव पड़ता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कंक्रीट में प्रयुक्त एग्रीगेट की सतह जितनी खुरदरी एवं रंध्रयुक्त होगी, सीमेंट पेस्ट एवं मिलाने के बीच बॉन्ड उतना ही अच्छा बनेगा, अर्थात सीमेंट कंक्रीट प्रयुक्त एग्रीगेट की सहायता से अत्यधिक चिकनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सरफेस टेक्सचर के आधार पर एग्रीगेट का वर्गीकरण कितने प्रकार से कम 5 प्रकार से, देखो, रंध्रमय, रवेदार, दानेदार, चिकना और कांचित, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए आप, सांद्रता और जल अवशोषण। तो इसमें लिखेंगे आप, जैसा कि हम जानते हैं सभी मिलावों में कुछ ना कुछ रंध्र या छिद्र विद्यमान होते हैं, और जिस एग्रीगेट में जितने अधिक रंध्र होंगे वह उतना ही अधिक पानी सोखेगा, बिल्कुल सही बात है, जितना उसमें रंध्र होंगे वह उतना पानी सोखेगा। सेकंड पॉइंट, एग्रीगेट में उपस्थित जल की प्रतिशत मात्रा के आधार पर एग्रीगेट को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। देखो, इसमें गोला रहेंगे, उसमें गोलों में जितने छिद्र होंगे वह पानी को उतना ही सोखेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार हैं, आप इनको चित्र को बना सकते हैं और दिखा सकते हैं, ठीक है। अपने नोट्स में बना लीजिए प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को। अगर क्वेश्चन आता है ऐसा तो आप उसमें लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, या बना सकते हैं चित्र। मिलावे के क्षतिकर पदार्थ, क्या मिलावे के क्षतिकर पदार्थ, हाँ। तो एग्रीगेट में सामान्य कुछ बाहरी तत्व भी मिले होते हैं जो कि कंक्रीट के अन्य संघटकों से क्रिया करके
इसकी सामर्थ्य एवं टिकाऊपन को कम कर देते हैं। इन्हें हम मिलावे के क्षतिकार पदार्थ कहते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड और कोयला, समुद्री घोंघा, मृत्तिका, क्षारीय पदार्थ, कार्बनिक अशुद्धियाँ आदि। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं IS 383 के अनुसार एग्रीगेट में 5% से ज़्यादा क्षतिकर पदार्थ नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो आपका जो लेक्चर है ये 20 मिनट का डेली का रहता है, तो वही हम 20 मिनट का फिर से यहीं रोक रहे हैं। इसमें एक टॉपिक और रह गया वाटर रेशियो का आपका। ठीक है, वह भी कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, और थर्ड चैप्टर रहेगा जो, वो भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा इसी के अनुसार। ठीक है, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओनली वन टॉपिक है वाटर रेशियो का, ज़्यादा बड़ा नहीं है कुछ। तो यहाँ आपका वाटर रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम कल करेंगे थर्ड चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते चलें, क्योंकि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के नोट्स नहीं है, और आपके लिए मैं दे रहा हूँ इस तरीके से फ्री वीडियो लेक्चर आपको, तो उसका थोड़ा बेनिफिट्स लें, और स्टूडेंट्स में शेयर भी जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।